हाय मेरे दोस्तों, कैसे हो आप? सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको मैकियावेली के बारे में बताना चाहूँगा। मैकियावेली का जो राज्य के बारे में उन्होंने क्या कहा। ठीक है मेरे दोस्तों, मैकियावेली ने राज्य के बारे में क्या कहा उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैकियावेली ने जो विचार दिए अपने राजनीतिक दर्शन से संबंधित, राजनीतिक दर्शन से संबंधित जो विचार दिए उसमें कहीं पर भी राज्य शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य के उत्पत्ति का श्रेय किसको दिया जाता है? मैकियावेली को। अब मैकियावेली ने जो भी राजनीतिक दर्शन दिया, उन विचारों को, इनके राजनीतिक दर्शन को अन्य विद्वानों ने पढ़ा और पढ़कर संकलित किया, निष्कर्ष निकाला और बाद में पता लगा कि मैकियावेली राज्य के बारे में कुछ कहना चाहता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से यह कहीं नहीं समझा रखा है कि मैकियावेली ने राज्य के बारे में यह सिद्धांत दिया। पहली बात तो यह आपके समझ में आनी चाहिए मेरे दोस्तों। तो फिर मैकियावेली के अकॉर्डिंग राज्य क्या है? ठीक है, मैकियावेली के राजनीतिक दर्शन को विद्वानों ने पढ़ा और उसके बाद में पता लगाया कि मैकियावेली ने राज्य के बारे में कहा था। अपने आप पता लग गया कि वह राज्य के बारे में कुछ कहना चाहता था। तो दोस्तों, मैं एक गवर्नर के बारे में, एक विद्वान था, गवर्नर क्या कहता है वो देखिए आप। गवर्नर क्या कहता है? राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया। ठीक है मेरे दोस्तों, यह बात गवर्नर कह रहा है क्योंकि गवर्नर ने कहीं ना कहीं मैकियावेली के राजनीतिक जीवन से संबंधित दर्शन को पढ़ा होगा, उसकी फिलॉसफी को पढ़ा होगा, समझा होगा और फिर उसने ये आइडिया लगाया है कि मैकियावेली है जो अपने राजनीतिक दर्शन में, राजनीतिक चिंतन में उसने राज्य शब्द का विचार किया होगा। लेकिन मैकियावेली ने कहीं स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि राज्य की उत्पत्ति ऐसे हुई है। ठीक है, तो उसके विचारों से पता लगता है कि वह राज्य के बारे में भी कुछ कहना चाहता है। तो ये गवर्नर है, वो कहना चाहता है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। ठीक है, अब वो कैसे किया था वो समझना है। मैकियावेली ने मानव का स्वभाव कैसा माना मेरे दोस्तों? मानव का स्वभाव कैसा माना? स्वभाव वाले टॉपिक में आप वीडियो में देखना। मानव का स्वभाव कैसा होता है? स्वार्थी होता है मेरे दोस्तों, दुष्ट होता है। ठीक है, दुष्ट का मतलब आसुरी प्रवृत्ति कह सकते हैं, आसुरी प्रवृत्ति। तो मानव का स्वभाव स्वार्थी होता है, दुष्ट होता है या आसुरी होता है। तो ये कैसा मानव का स्वभाव कैसा हो गया? होब्स के समान हो गया। जो समझौतावादी था, जो अनुबंधवादी था होब्स, तो होब्स के मानव स्वभाव संबंधी जो विचार थे वैसे ही किसके हैं? अपने मैकियावेली के हैं मेरे दोस्तों। तो मैकियावेली ने कैसे क्या कहा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? तो वो कहता है कि स्वार्थी लोगों ने, दुष्ट लोगों ने क्या किया कि ये लोग क्या चाहते हैं? सबसे ज्यादा भौतिक संपदा की रक्षा। भौतिक संपदा की रक्षा अर्थात जो स्वार्थी होगा, जो दुष्ट होगा, वो अपना फायदा देखेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो भौतिक संपदा है यानी कि जो पैसा है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये स्वार्थी लोग, दुष्ट लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी भौतिक संपदा की सुरक्षा हुई।
तो ये चाह रहे कि जब भौतिक संपदा की सुरक्षा नहीं होती है तो वह उन लोगों को मार भी सकता है। यदि कोई व्यक्ति मैकियावेली के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति की संपत्ति को चुरा लेता है तो वो व्यक्ति उसको मार देता है, ये समझो। तो एक कहता है कि एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को तो भूल जाता है, माफ कर देता है, लेकिन अपने पितृधन को नहीं भूलता है। मतलब वो पिता के हत्यारे को भूल गया, लेकिन पितृधन को नहीं भूल रहा है। तो ये भौतिक संपदा को वो कभी नहीं भूलता है। जो व्यक्ति उसकी भौतिक संपदा की सुरक्षा करता है, मैंने कहा कि भाई मैं तेरी कभी भौतिक संपदा के हाथ ही नहीं लगाऊंगा, तो मैं उसके लिए बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, तो हर व्यक्ति ने ये सोचा कि कोई व्यक्ति मेरी संपत्ति के ऊपर हाथ नहीं लगाएगा। तो ये समूह बन गया, समूह बनता गया, पता ही नहीं लगा। तो ये निश्चित हो गए, ये स्वार्थी लोग और दुष्ट लोग निश्चित हो गए कि हमारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये आपस में जुड़ गए, अरे इनको पता ही नहीं चला कि कब ये एक समूह बन गया। अर्थात ये लोग अपनी सुरक्षा की संपत्ति के लिए एक समूह में रहने लगे और इनको पता ही नहीं चला। तब मैकियावेली क्या कहता है कि इस तरह से जो समाज का निर्माण हुआ वही क्या है, राज्य है। तो ये पता ही नहीं लगा। और ध्यान दो, मैकियावेली ने कहीं ये नहीं बताया कि समझौता से कोई राज्य की उत्पत्ति हुई है या अन्य किसी प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई है या लोगों ने खुद मिलकर बनाया। लोगों को खुद को पता नहीं था कि राज्य कैसे बन गया। तो आप भय समझ लो, चाहे प्रेम समझ लो, कुछ भी समझ लो, कि अब मैं उसकी संपत्ति को छीनूंगा तो वो मुझे मार देगा, तो ये भय हो गया। ठीक है, तो लोग आपस में जुड़ते गए। ठीक है, तो वो एक जगह रहने लगे। तो एक समूह बन गया कि इस समूह के अंदर कोई भी किसी की संपत्ति को नहीं लूटेगा, मतलब डर था एक तरह से। तो उन्होंने देखा कि इस तरह से जो कानून नियम बन रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या एक समाज है, राज्य है, और हमें ऐसे राज्य की, समाज की आवश्यकता है। तो उसके विचारों से हमें ये पता लगता है, लोगों ने ये कहा कि जो राज्य है वह क्या है, एक आकस्मिक घटना है। ये याद रखेंगे आप कि मैकियावेली के अकॉर्डिंग राज्य एक आकस्मिक घटना है। आगे मैकियावेली क्या कहता है कि ये जो स्वार्थी लोग हैं, ये जो दुष्ट लोग हैं, ये जो आसुरी लोग हैं, ये कहता है कि राज्य का आधार ही ये चीज है, स्वार्थी और दुष्ट उसका व्यवहार। तो स्वार्थ और दुष्ट जो उसका जो व्यवहार है, ये ही दोनों क्या है, राज्य की उत्पत्ति का आधार है, राज्य की उत्पत्ति का आधार है। ठीक है, ये बात मैकियावेली कहता है। तो लोगों ने, विद्वानों ने जब उनके राजनीतिक दर्शन को पढ़ा तब ये पता लगाया कि मैकियावेली ये कहता है कि लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए और अपनी आसुरी प्रवृत्ति के लिए उन्होंने राज्य की उत्पत्ति की ताकि उनकी भौतिक संपदा क्या हो जाए, सुरक्षित रहे। भौतिक संपदा मतलब उनका धन सुरक्षित रहे, इसलिए लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए और अपनी आसुरी प्रवृत्ति के कारण राज्य की उत्पत्ति की। अब कुछ लोग इसको आकस्मिक घटना मानते हैं, कुछ लोग इसको क्या मानते हैं, मानवकृत अर्थात राज्य को कृत्रिम मानते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अब क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों, अब आप कहोगे सर आपने तो मैकियावेली के अकॉर्डिंग दोनों बता दिए कि मानवकृत कृत्रिम माने या आकस्मिक माने। दोस्तों हम मैकियावेली के विचार पढ़ेंगे तो उसमें ये पता लगता है कि कहीं पर भी उन्होंने राज्य की उत्पत्ति से संबंधित अपना कोई स्पष्ट सिद्धांत दिया ही नहीं, यह हकीकत है। लेकिन ऑप्शन में आता है कि
मैकियावली के अकॉर्डिंग, मैकियावली के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? पहला ऑप्शन है स्वाभाविक रूप से। दूसरा ऑप्शन है मानवकृत या कृत्रिम। तीसरा ऑप्शन है आकस्मिक या ऐतिहासिक। देखो, अब कुछ विद्वान इसको मान रहे हैं आकस्मिक घटना और कुछ मान रहे हैं मानवकृत। तो मैकियावली के अकॉर्डिंग राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? तो मेरे दोस्तों, हम मैकियावली के विचारों को पढ़ते हैं तो कहीं स्पष्ट नहीं है, ये तो लोगों ने कहा, लेकिन हम मैकियावली के विचार पढ़ेंगे तो हमें खुद को यह पता लगेगा कि मैकियावली ये कहना चाहता है कि राज्य की उत्पत्ति क्या हुई है? आकस्मिक हुई है। लोगों को पता ही नहीं चला कि उनकी भौतिक संपदा कब, उनकी धन, उनकी संपत्ति कब सुरक्षित होने लग गई। ठीक है, और धीरे धीरे लोग उसमें समूह बन गया। ठीक है, आपस में एक व्यवहार कर लिया कि तू मेरी संपत्ति की रक्षा करेगा, मैं तेरी संपत्ति की रक्षा करूंगा। इस प्रकार से एक तरह से क्या बन गया? एक समूह बन गया, एक समाज बन गया, लोगों को पता ही नहीं चला। तो ये मैकियावली के अकॉर्डिंग आकस्मिक घटना है। ठीक है, तो वो अब ये क्या हो गया कि राज्य की उत्पत्ति का आधार वो ये भी कहता है कि दुष्ट व स्वार्थ के कारण, लोगों ने अपनी दुष्टता और स्वार्थ के कारण भौतिक संपदा की सुरक्षा के लिए समूह में रहना चाहा। तो वो कहता है कि राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या है? दुष्ट और स्वार्थ। तो कई विद्वान ये भी मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का आधार दुष्ट और या दुष्टता और स्वार्थ जैसी भावना है। इसके कारण लोगों ने स्वयं ने राज्य की उत्पत्ति की है, राज्य का निर्माण किया है। तो कुछ लोग इसको मानवकृत मानते हैं। अब ऑप्शन में मेरे दोस्तों ये तीनों आ जाते हैं, स्वाभाविक रूप, मानवकृत रूप और आकस्मिक रूप। तो वो ये समझना चाहता है कि बच्चे का नॉलेज, स्टूडेंट का नॉलेज कहाँ तक है। और ऑप्शन में मेरे दोस्तों आकस्मिक घटना आए मैकियावली के अकॉर्डिंग, तो सही आंसर क्या है? मैकियावली। और ये नहीं आता है तो मानवकृत तो अपने को करना ही होगा मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों कि तो हमें ऐसा पता लग रहा है कि मानव ने अपनी असुविधा कौन सी? अपना जो व्यवहार था, स्वार्थ, और उसकी जो मानव स्वभाव था, दुष्टता, उसको, उस असुविधा को दूर करने के लिए उन्होंने राज्य की उत्पत्ति की, और जिसका उनको पता ही नहीं चला कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हो गई। बाद में अचानक पता लगा कि यार हमारी भौतिक संपदा अपने आप सुरक्षित हो रही है, यहाँ पे किसी प्रकार का भय नहीं है, लड़ाई नहीं रहा, तो आखिर ये है क्या? तब लोगों ने सोचा है कि ये क्या है? राज्य है, हमारा समाज है मेरे दोस्तों। अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग कि और ये जो राज्य है वो राज्य के बारे में क्या कहता है कि जो राज्य है उसको शक्ति के रूप में व्याख्या की है। राज्य शक्ति के रूप में व्याख्या की है कि राज्य क्या है? शक्ति के रूप में व्याख्या की है कि जो राज्य है हमेशा अपना विस्तार करे, साम दाम दंड और भेद से अपना विस्तार करे, अपनी शक्ति को प्राप्त करे हमेशा, और साथ में लोग समाज का क्या करे? भला करे, समाज का भला करे, समाज को लोक कल्याणकारी बनाना चाहिए समाज को। ठीक है, तो ये राज्य को हमेशा साम दाम दंड भेद नीति से, किसी भी नीति से राज्य का विस्तार करना चाहिए, अर्थात आगे से आगे राज्य का साम्राज्यवाद, जिसको अपन क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद, अर्थात अपना विस्तार करना चाहिए, और साथ में लोगों
का भला भी करना चाहिए, अर्थात राज्य को लोक कल्याणकारी भी बनाना चाहिए। तो लोगों का भला करने के लिए, समाज को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए उचित अनुचित किसी प्रकार का साधन हो वह राजा अपना सकता है। ठीक है, नैतिकता अनैतिकता वहां कुछ नहीं देखा जाता है, केवल राज्य का भला हो, उस राज्य के अंदर लोग कल्याणकारी हो, सभी प्रकार के समाजों का, सभी प्रकार के समुदायों का यहाँ पर भला हो, वह बात मैकियावेली कहना चाहता है मेरे दोस्तों। यहाँ पर एक कथन ये था कि राज्य, अब यहां पर मैकियावेली कहता है कि साम्राज्यवाद का विस्तार हो। मैकियावेली यानी कि राज्य को वह शक्ति के रूप में परिभाषित किया है, और शक्ति के रूप में परिभाषित किया, इसका मतलब कि राज्य का विस्तार हो, राज्य का विस्तार हो, साम दाम दंड भेद नीति, किसी प्रकार से राज्य का विस्तार हो मेरे दोस्तों। अब राज्य का विस्तार हो रहा है, जैसे ये इटली राज्य के बारे में बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों अपन, क्योंकि मैकियावेली इटली का था। तो जैसे ये इटली है, इटली वैसे छोटा ही देश है, तो वो कह रहा था कि इटली जो देश है उसको आगे से आगे चारों तरफ से उसका विस्तार कर लेना चाहिए और अपने में मिला लेना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर वह प्लेटो की धारणा के विपरीत है। अगर हम देखें मेरे दोस्तों, प्लेटो व मैकियावेली के राज्य संबंधी धारणा, प्लेटो व मैकियावेली की राज्य संबंधी धारणा देखी जाए तो यहां पर मैकियावेली प्लेटो की राज्य संबंधी धारणा से बिल्कुल अलग है। वो कैसे? क्योंकि देखो मेरे दोस्तों, प्लेटो ने तो साफ साफ कहा था कि एक राज्य के अंदर ज़्यादा जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। कितनी जनसंख्या वो होनी चाहिए? 5040 ही जनसंख्या होनी चाहिए एक छोटा राज्य के। जबकि मैकियावेली क्या कह रहा है कि राज्य का विस्तार आगे से आगे होना चाहिए। इसका मतलब जनसंख्या बढ़ती रहनी चाहिए, जमीन भी बढ़ती रहनी चाहिए, राज्य का विस्तार भी होना चाहिए, अर्थात वो साम्राज्यवाद पे ज़्यादा बल दिया मैकियावेली। तो यहाँ पर प्लेटो की धारणा से विपरीत है या नहीं? वो तो कह रहा है कि साम्राज्यवाद आगे से आगे बढ़े, लेकिन प्लेटो कहता है कि साम्राज्य न बढ़े, 5040 की जनसंख्या का एक राज्य होना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अभी फोस्टर महोदय क्या कहता है? फोस्टर इस विचारधारा को समझकर पढ़कर फोस्टर क्या कहता है? फोस्टर क्या कहता है? प्लेटो के लिए राज्य विस्तार, प्लेटो के लिए राज्य विस्तार की भावना जहां राज्य के रोग का लक्षण है, वहां मैकियावेली के लिए राज्य का विस्तार, राज्य के स्वास्थ्य का लक्षण है। राज्य के स्वास्थ्य का लक्षण है मेरे दोस्तों। फोस्टर क्या कहता है कि प्लेटो के लिए राज्य विस्तार भावना जहां राज्य के रोग का लक्षण है। ठीक है, प्लेटो की धारणा के अनुसार तो राज्य के जो विस्तार की जो धारणा है वो एक तरह से क्या है कि रोग है, क्योंकि उसने तो
5040 की जनसंख्या पे कह दिया कि बस यही राज्य है। वहां मैकियावेली के लिए राज्य का विस्तार राज्य के स्वास्थ्य का लक्षण है। देखो प्लेटो की धारणा के अकॉर्डिंग तो क्या है, 5040 की जनसंख्या पर क्या राज्य समाप्त हो गया, तो ये तो रोग हो गया एक तरह से कि 5040 की जनसंख्या पर राज्य बनना चाहिए, राज्य हो जाएगा, उसके बाद में जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए, राज्य का विस्तार नहीं होना चाहिए। लेकिन मैकियावेली क्या करता है कि राज्य का विस्तार ही स्वास्थ्य है। यदि आप स्वास्थ्य की राज्य का स्वास्थ्य देखा जाए तो हम ये जानेंगे कि राज्य का जितना ज़्यादा विस्तार हो रहा है, जितना ज़्यादा लंबा चौड़ा हो रहा है, इसका मतलब राज्य क्या है, स्वस्थ है, राज्य अपने हित में काम करता है, राज्य की सरकार है, राज्य का जो राजा है वह अच्छा काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो राज्य क्या है, स्वास्थ्य है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे दोस्तों। एक बार दोबारा मैं बोल देता हूं, फोस्टर क्या कहता है, प्लेटो के लिए राज्य विस्तार भावना जहां राज्य के रोग का लक्षण है, वहां मैकियावेली के लिए राज्य का विस्तार राज्य के स्वास्थ्य का लक्षण है मेरे दोस्तों। तो जहां प्लेटो की धारणा और मैकियावेली की धारणा राज्य के विस्तार से संबंधित बिल्कुल विपरीत है। ठीक है मेरे दोस्तों। अब आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों कि राज्य, अब स्वस्थता की बात आ गई कि राज्य का जब विस्तार हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, राज्य स्वस्थ राज्य है, अच्छा राज्य है मैकियावेली के अकॉर्डिंग। ध्यान दो मेरे दोस्तों, मैकियावेली के अकॉर्डिंग राज्य दो प्रकार के होते हैं, स्वस्थ राज्य, स्वस्थ राज्य और अस्वस्थ राज्य मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं स्वस्थ राज्य और अस्वस्थ राज्य। स्वस्थ राज्य और अस्वस्थ राज्य, अस्वस्थ राज्य। ध्यान दो, मैकियावेली दो राज्यों के बारे में बात करता है, स्वस्थ राज्य और अस्वस्थ राज्य। जैसे मैकियावेली की धारणा थी कि 5040 जनसंख्या होनी चाहिए, तो उस राज्य को मैकियावेली के अकॉर्डिंग कौन से राज्य में लेंगे अपन, अस्वस्थ राज्य। अर्थात मैकियावेली ये कहता है कि जिस राज्य की जनसंख्या कम होती है, कम जनसंख्या होती है, वो कौन सा होता है, अस्वस्थ राज्य होता है। ठीक है। और जो राज्य छोटी छोटी बातों के ऊपर जिस राज्य में व्यक्ति या दो व्यक्ति आपस में या दो समुदाय आपस में लड़ाई झगड़ा करता है छोटी छोटी बातों के ऊपर, छोटे छोटे स्वार्थ के ऊपर, तो वह राज्य क्या है, अस्वस्थ राज्य है। तो जब फ्लोरेंस शहर इटली के अंदर जब मैकियावेली का जन्म हुआ था, तब उसने इटली को अस्वस्थ राज्य की संज्ञा दी, क्योंकि वहां पर राजनीतिक अस्थिरता थी। ठीक है। वहां इटली जो था वह 5 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है। यहाँ पर राजनीतिक स्थिति क्या थी, कभी राजतंत्र आता था, कभी गणतंत्र आता था, कभी चर्च की चलती थी, कभी पोप की चलती थी। तो ऐसी यह राजनीतिक अस्थिरता हो रही थी, तो इटली का भला नहीं हो रहा था, इटली जो राज्य था उसका भला नहीं हो रहा था, वो लोक कल्याणकारी राज्य नहीं बन रहा था। ठीक है मेरे दोस्त, इसलिए वो कहता है कि ऐसे राज्य की जरूरत नहीं है हमें, तो हमें कैसे राज्य की जरूरत है, स्वस्थ राज्य की। तो वो स्वस्थ राज्य का क्या करता है, समर्थन करता है। तो वो कहता है कि स्वस्थ जब राज्य होगा तो वहां पर इटली जैसी राजनीतिक जो अस्थिरता है वो कैसी हो जाएगी, स्थिरता में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, स्थिरता में बदल जाएगी।
राजनीतिक अस्थिरता। और वो क्या कहता है कि यदि राज्य स्वस्थ होगा तो इटली जैसी, जो इटली का जो बिखराव है, जो 5 राज्यों में बटा हुआ था और वो 5 राज्य अपनी अपनी चलाते हैं और स्पेन और फ्रांस के देश उनका फायदा उठाते हैं, तो वह नहीं होगा। तो वो इटली के एकीकरण की बात करता है। तो वो कहता है कि एक स्वस्थ राज्य के अंदर ही राज्य का एकीकरण हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों। और वही ऐसे स्वस्थ राज्य के अंदर ही लोगों का कल्याण हो सकता है, लोगों को अधिकतम लाभ पहुंच सकता है, अधिकतम लाभ पहुंच सकता है मेरे दोस्तों। तो आप ये बताओ कि इटली की दशा सुधारने के लिए उसने जिस राज्य की कल्पना की थी वो राज्य कौन सा है, स्वस्थ राज्य या अस्वस्थ? तो आपका आंसर आना चाहिए मैकियावेली के अकॉर्डिंग उसने स्वस्थ राज्य की कल्पना की थी। कौन से राज्य की कल्पना की थी? स्वस्थ राज्य की कल्पना की थी। आगे ये तो हो गया राज्य से संबंधित, स्वस्थ राज्य क्या है, अस्वस्थ राज्य क्या है। तो वो कहता है कि एक स्वस्थ राज्य के अंदर जो राजा है वो साम दाम दंड भेद नैतिक अनैतिक कपटी किसी भी प्रकार से राज्य की सेवा करनी चाहिए, उसको राज्य की सेवा करनी चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है। तो किसी भी प्रकार से, चाहे वो साधन कैसा ही हो, तो राज्य भी एक साधन है, उसके अकॉर्डिंग समाज का भला करने के लिए, समाज को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए वह राज्यों को भी क्या मानता है? एक साधन मानता है। दोस्तों वीडियो मेरा अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। अरे यार कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे तो क्या है कि मैं मोटिवेट होता हूँ मेरे दोस्तों, और भी अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। और ये बात है मेरे दोस्तों, और तो कुछ बात नहीं है। तो देखो संस्था, वह संस्थाओं के बारे में क्या कहता है कि जो एक राज्य है, ये राज्य है, राज्य एक स्वयं संस्था है, स्वयं संस्था। और राज्य में भी बहुत सारी संस्थाएं होती है, जैसे कुछ राजनीतिक संस्था भी होती है, कुछ सामाजिक संस्था भी होती है, कुछ आर्थिक संस्थाएं भी होती है, कुछ सांस्कृतिक कल्चर वाली संस्थाएं होती है। तो राज्य के अंदर संस्थाएं खूब सारी होती है। ठीक है, मनोरंजन वाली संस्थाएं हो गई, तो संस्थाएं खूब हो जाती है। राज्य के अंदर कई प्रकार की संस्थाएं होती है, लेकिन वो कहता है कि इन्हीं सभी संस्थाओं से बड़ी संस्था कौन सी है? राज्य रूपी संस्था। राज्य के अंदर जितनी भी संस्था है उन सभी संस्थाओं से सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? ये राज्य जैसी संस्था है, राज्य रूपी संस्था। इसलिए वह जो राज्य करता है वही ये संस्थाएं करती है, तभी देश का राज्य का भला हो सकता है। इसलिए सभी संस्थाओं से ऊपर क्या हो गई? राज्य रूपी संस्था, राज्य रूपी संस्था है। इसलिए वह राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया, शक्ति के रूप में परिभाषित किया कि संपूर्ण शक्ति किसमें है? राज्य रूपी संस्था में होगी मेरे दोस्तों। अब ये मानता है कि इन सब का काम क्या है? लोगों का भला करना, लोगों का भला करना। क्या है मेरे दोस्तों? लोगों का भला करना है। इन सभी संस्थाओं का काम क्या है? लोगों का भला करना है और समाज को कल्याणकारी बनाना है। तो वो कहता है कि ये जो संस्थाएं हैं, राज्य की तमाम संस्थाएं क्या है? एक साधन है। किसका साधन है? समाज को कल्याणकारी करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए। ठीक है, तो साध्य क्या हो गया यहां पर? साध्य क्या हो गया? ये हो गया समाज का कल्याण करना,
लोगों का भला करना, ये हो गया साध्य हो गया। और राज्य की जितनी संस्थाएं हैं वो भी क्या हो गई, एक साधन हो गई। क्या हो गई, साधन हो गई। अब वो ये भी कहता है कि राज्य खुद, राज्य स्वयं भी एक संस्था है, एक साधन है, जिस साधन के द्वारा समाज का भला हो सकता है, समाज कल्याणकारी बन सकता है। तो वह राज्य के अंदर राज्य के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं उनको, और राज्य रूपी संस्था को अर्थात राज्य को भी एक साधन माना है। कैसा साधन, ऐसा साधन जिससे लोगों का भला हो सकता है, लोग समाज कल्याणकारी बन सकता है। तो वो क्या कहता है कि साध्य ही साधनों का औचित्य है। ये पॉइंट याद कर लेना, मेरे स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्तों। साध्य ही साधनों का क्या है, औचित्य है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि एक राजा को साम दाम दंड भेद नीति कपटी दुराचार कैसे भी भय दिखाकर प्रेम से क्या करना चाहिए, राज्य का हित करना चाहिए, राज्य में रहने वाले लोगों का भला करना चाहिए, समाज का भला करना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों। तो हम बात करते हैं इटली के बारे में, क्योंकि मैकियावेली इटली का था। तो कुक नामक एक विद्वान था, वो क्या कहता है कि मैकियावेली का राजा जन कल्याण के लिए तानाशाह है, किंतु अपने सुख व लाभ के लिए निरंकुश शासक नहीं है। मतलब कि मैकियावेली का जो राजा है वो जन कल्याण के लिए तानाशाह है, जन कल्याण के लिए वह तानाशाह है, कुछ भी काम करके साम दंड भेद नीति अपनाकर, ठीक है, नैतिक अनैतिक किसी भी प्रकार से वह समाज का भला करे। लेकिन ऐसा नहीं कि अपने सुख व लाभ के लिए वह निरंकुश शासक नहीं होता है, अपने सुख व लाभ के लिए निरंकुश शासक नहीं बनता है। अगर वह निरंकुश बनता है, यदि वह तानाशाह बनता है मेरे दोस्तों, वो समाज के कल्याण के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, ये बात मैकियावेली हमें कहना चाहता है, जिसको स्पष्ट किया है कुक नामक विद्वान ने मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों, जिस प्रकार से अरस्तु ने सरकार के स्वरूप, हम सरकार के स्वरूप को राज्य के स्वरूप भी कह सकते हैं, राज्य का स्वरूप, या हम कह सकते हैं संविधानों का स्वरूप, संविधानों का स्वरूप। ठीक है मेरे दोस्तों। जिस प्रकार से अरस्तु ने राज्य का स्वरूप बताया था, सरकार के स्वरूप बताए थे, संविधानों का स्वरूप बताए थे, उसी प्रकार से अरस्तु ने संविधानों का परिवर्तन चक्र बताया था। ठीक उसी प्रकार से मैकियावेली ने भी वही स्टेप बताई संविधानों के बारे में जो हमारे अरस्तु ने बताई थी। हमारे जो अरस्तु थे विचारक, वो ये चाहते थे कि वो एक खोजना चाह रहे थे संविधानों के परिवर्तन चक्र से कि कौन सा संविधान, कौन सी शासन व्यवस्था इस देश का भला कर सकती है, ठीक है, समाज का भला कर सकती है। तो वो संविधानों का देख रहा था कि हाँ ये संविधान अच्छा है, कि ये संविधान अच्छा है, वो खोज रहा था। ठीक उसी प्रकार से हमारे मैकियावेली भी संविधानों के परिवर्तन चक्र से ये खोजने की कोशिश की है कि कौन सा शासन व्यवस्था देश के लिए अच्छी हो सकती है। तो वह तो एक शासन व्यवस्था को खोज रहा था, कौन, अरस्तु, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वह एक इस तरह से एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था, या हम ये कह सकते हैं ऐसे शासन की व्यवस्था की तलाश कर रहा था जिसमें समाज का भला हो सकता है मेरे दोस्तों। तो ध्यान दो, जिस प्रकार से अरस्तु ने मेरे दोस्तों शुद्ध और अशुद्ध राज्य के बारे में बात की थी, शुद्ध व अशुद्ध, वैसे ही किसने की है, जिस प्रकार से मैं लिख देता हूं, जैसे अरस्तु ने की थी शुद्ध और अशुद्ध
संविधानों के बारे में वैसे ही किसने की है? मैकियावली ने। कोई अंतर नहीं दोस्तों, एक ही बात है, चाहे आप अरस्तु के संविधानों का चक्र लिखो, चाहे मैकियावली के संविधानों का चक्र लिखो। मैकियावली राज्य में और सरकार में कोई अंतर नहीं करता है, ठीक है मेरे दोस्तों। वह राज्य और सरकार में किसी प्रकार का अंतर नहीं करता है, राज्य और सरकार में, इसलिए वह हम ये कह सकते हैं कि यह सरकार के क्या है? स्वरूप है, क्योंकि मैकियावली में सरकार के अंदर, राज्य के अंदर किसी प्रकार का अंतर नहीं किया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह सरकार के स्वरूप है। तो आप अरस्तु के पढ़ लीजिए चाहे मैकियावली के पढ़ लीजिए, एक ही बात है, ठीक है मेरे दोस्तों। एक फॉर्मूला आप याद रखना इसका, रानी कूद संयम से भीड़ में, रानी कूद संयम से भीड़ में। मैं अरस्तु के संविधानों का चक्कर बताने जा रहा हूं, मैकियावली के संविधानों का चक्कर बताना जा रहा हूं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो याद रखना, देखो रा से याद रखना, रानी, रा का मतलब राजतंत्र, राजतंत्र एक नंबर पर राजतंत्र। अब राजतंत्र यदि एक व्यक्ति का होता है और वह व्यक्ति बहुत अच्छा होता है तो वह सर्वश्रेष्ठ राजतंत्र होता है। लेकिन राजतंत्र में जब एक व्यक्ति राजा बनता है और वह भ्रष्ट हो जाता है, अपने हित के लिए काम करने लग जाता है, तो वो भ्रष्ट हो जाता है वह राजतंत्र, और फिर वो किस में बदल जाता है? नि का मतलब याद रखना निरंकुश, निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र, ठीक है। तो रानी से राजतंत्र, नि का मतलब निरंकुश तंत्र। फिर कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र, यदि कुछ लोग 5-10 लोगों का एक समूह, कुछ लोग यदि अच्छे हैं, समाज का भला करते हैं सरकार में बैठकर, तो वो कौन सा तंत्र हो गया? कुलीन तंत्र। लेकिन वही लोग जब सरकार में बैठकर अपने फायदे के लिए कुछ काम करते हैं तो वो तंत्र हो जाता है गलत। तो इसका भ्रष्ट रूप सामने कौन सा आता है? धनिक तंत्र। इसका भ्रष्ट रूप सामने कौन सा आता है? धनिक तंत्र, धनिक तंत्र सामने आता है। तो ये हो गया 1, 2, 3 और 4 धनिक तंत्र। फिर अरस्तु क्या कहता है कि धनिक तंत्र के बाद में ये भ्रष्ट हो जाता है, उसके बाद में जो संविधान बदल जाता है उसको क्या कहते हैं? संयंत्र तंत्र, संयंत्र तंत्र, जिसको पॉलिटी नाम देता है अरस्तु, तो ठीक है। और ये हमारे मैकियावली इसको गणराज्य बोलते हैं, मैकियावली, मैकियावली इसी को क्या बोलते हैं? गणराज्य, गणराज्य बोलते हैं, ठीक है, गणराज्य। रिपब्लिक, 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 रिपब्लिक बोलता है इसको, मैकियावली को, मैकियावली गणराज्य को। और अरस्तु मानता है इसको संयंत्र तंत्र, पॉलिटी मानता है, और मैकियावली इसको गणराज्य मानता है। इसके बाद में भी का मतलब भीड़ तंत्र। इसके बाद में यह आता है भीड़ तंत्र, भीड़ तंत्र, जिसको क्या मानते हैं अपन? प्रजातंत्र, प्रजातंत्र। तो इस तरह से हमारे अरस्तु के अकॉर्डिंग और मैकियावली के अकॉर्डिंग ये संविधानों का वर्गीकरण है मेरे दोस्तों। अरस्तु इसके अंदर ये चाह रहा था कि कौन सा संविधान अच्छा है, तो अरस्तु के अकॉर्डिंग ये संविधान क्या है? अच्छा है, ये वाला। कौन सा? ये वाला अच्छा है मेरे दोस्तों, ठीक है, प्रजा संयंत्र तंत्र या पॉलिटी। लेकिन अब मैकियावली क्या चाह रहा था कि मैकियावली ये चाह रहा था कि इन्हीं संविधानों को चक्कर बनाकर उसने ये देखा कि कौन सा शासन अच्छा है, तो उसने ये विचार दिया कि एक इटली जैसी दूरदर्शा को दूर करने के लिए, उसमें व्यवस्था सुधारने के लिए
एक राजतंत्र की आवश्यकता है। ठीक है, एक अच्छा राजतंत्र हो, लेकिन कैसा हो वो? निरंकुश हो। कैसा हो? निरंकुश हो। ठीक है, अब ध्यान दो मेरे दोस्तों, राजतंत्र अच्छा हो, लेकिन वो कह रहा है कि इसका भ्रष्ट रूप निरंकुश तंत्र हो। यहां बात जचने वाली बात नहीं है। वो ये कहता है कि राजतंत्र तो अच्छा हो, लेकिन खुद के लाभ के लिए नहीं, खुद के हित के लिए निरंकुश नहीं बनना चाहिए उसको, समाज का भला करने के लिए उसको निरंकुश बन जाना चाहिए। तो वो कहता है कि राजतंत्र हो, लेकिन वह लोगों का भला करने के लिए उसको निरंकुश बन जाना चाहिए। तो देखो, ध्यान दो मेरे दोस्तों, मैकियावेली का जो राजतंत्र है, जो राजा है, वो खुद का भला करने के लिए, अपना परिवार का भला करने के लिए निरंकुश नहीं बन रहा है। वो समाज का भला करने के लिए, देश का भला करने के लिए, इटली जैसे देश का कल्याण करने के लिए वह उस राजा को, उस राजतंत्र को निरंकुश बना रहा है। इसका मतलब कि मैकियावेली का राजतंत्र निरंकुश होते हुए भी बहुत अच्छा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। ठीक है, आगे वो क्या कहता है कि ये जो निरंकुश राजतंत्र है, अर्थात ये जो राजतंत्र है, इसके अंदर दोनों चीज होनी चाहिए। कैसी? कि भाई राजतंत्र होता है पैतृक, कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। राजतंत्र में तो हमने सबने देखा, राजा महाराजाओं का समय था। तो मैकियावेली कहता है कि राजतंत्र में पैतृक राजा बनता है, लेकिन यहाँ पैतृक नहीं होना चाहिए। अगर पैतृक बनेगा तो वो अपने परिवार का भला करेगा, अपने समाज का, अपने परिवार का भला करेगा, खुद का भला करेगा। ठीक है ना? तो वो कहता है कि राजा पैतृक नहीं बनना चाहिए, भाई वंशानुगत नहीं होना चाहिए। तो फिर वह क्या कहता है कि जो गणराज्य है ना, गणराज्य ये वाला गणराज्य, जिसको अरस्तु ने संयंत्र तंत्र पॉलिटी नाम दिया, और उसी को मैकियावेली क्या नाम दे रहा है? गणराज्य। तो वो कहता है कि गणराज्य की तरह, अब गणराज्य शब्द का अर्थ तो आपको पता ही है मेरे दोस्तों, कि भारत की दृष्टि से अपन देखा जाए कि गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है, तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि गणराज्य का मतलब है कि भारत के अंदर जो संवैधानिक पद है, जो हमारे संविधान के अनुसार जो संवैधानिक जो मुख्य पद है, जो सर्वोच्च पद है, वो है हमारे राष्ट्रपति महोदय जी का, श्रीमान राष्ट्रपति महोदय जी का संवैधानिक पद है। तो वो संवैधानिक पद के ऊपर उनका चुनाव होता है, या राजा का बेटा राजा बन जाता है? ऐसा है क्या? वंशानुगत है क्या? नहीं मेरे दोस्तों, 26 जनवरी 1950 के बाद में वंशानुगत पद कभी था ही नहीं, वो समाप्ति हो गया है। ठीक है, तो हम गणराज्य बने 26 जनवरी 1950 के दिन, क्योंकि उस समय पहली बार हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था मेरे दोस्तों। तो हमारे देश की ये गणतंत्रीय शासन, यानी गणतंत्र एक विशेषता है, जिसका मतलब है कि यहाँ का राष्ट्रपति का चुनाव होता है, न कि वंशानुगत होता है। तो वही बात है कि ये जो राजतंत्र है, इसके अंदर पैतृक राजा बनता है, लेकिन ये पैतृक राजा नहीं बनना चाहिए। तो राजा कैसे बनना चाहिए? तो वो कहता है कि गणतंत्र रूप से। और गणतंत्र रूप का मतलब चुनाव होगा, जैसे हमारे भारत के अंदर राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है वैसे। तो देखो, अब वो राजतंत्र में निरंकुश जोड़ रहा है, लोगों का भला करने के लिए राजा को निरंकुश बना रहा है, खुद का भला करने के लिए राजा को निरंकुश नहीं बना रहा है कि समाज का, देश का भला हो, इसलिए राजतंत्र हो। राजतंत्र भी कैसा हो? निरंकुश, जिससे वह लोगों का भला कर सके, समाज का कल्याण कर सके। और वो ये भी कहता है कि जो राजतंत्र में जो राजा है, वो राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। राजा कौन बनेगा? गणतंत्र शासन प्रणाली से। जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति महोदय जी का चुनाव होता है 5 साल से, वैसे तो क्या हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव वंशानुगत होता है क्या? नहीं मेरे दोस्तों, इसी को गणतंत्र कहा जाता है। तो वैसे यहाँ पर चुनाव होना चाहिए। तो वो कहता है कि इटली की प्रजा, इटली की जनता राजा चुनेगी, वोट के माध्यम से वह राजा बनेगा। तो कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो मतलब वो उसने इसका रूप भी ले लिया,
इसका रूप भी ले लिया और इसका रूप भी ले लिया। तो एक अच्छी शासन व्यवस्था की तलाश कर रहा है ना, अरस्तु की तरह। अरस्तु इसको अच्छी शासन व्यवस्था इसमें तलाश कर रहा है, इसको संयंत्र तंत्र को, और वो संयंत्र तंत्र में अरस्तु प्रजातंत्र को और धनिक तंत्र को दोनों को सम्मिलित करता है। तो यहाँ पर मैकियावेली जो है राजतंत्र को सम्मिलित कर दिया, निरंकुश तंत्र को सम्मिलित कर दिया और गणराज्य को सम्मिलित कर दिया मेरे दोस्तों। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे मेरे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्तों। अब आगे बात करता हूं मेरे दोस्तों कि मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि उसने राजतंत्र के बारे में तो कौन सी पुस्तक में कहा? द प्रिंस के अंदर, द प्रिंस पुस्तक। प्रिंस पुस्तक 1513 में लिखी गई और 1532 के अंदर लिखी गई। कभी कभी तारीख आती है 1527, और 1527 क्या है कि मैकियावेली की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर मैकियावेली की मृत्यु हो जाती है 1527 में। उसके 5 साल बाद 1532 के अंदर ये प्रकाशित होती है। मैंने पिछले वीडियो के अंदर गलती से 1527 बता दिया कि 1527 प्रकाशित हुई थी। नहीं मेरे दोस्तों, मैकियावेली की मृत्यु हुई थी 1527 में, और ये पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी? 1532 के अंदर। द प्रिंस का मतलब राजा, तो इसका मतलब द प्रिंस पुस्तक के अंदर उसने राजतंत्र का समर्थन किया है। आगे बात करता हूं। डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी बुक है। इसको अपन शॉर्ट में डिस्कोर्सेज के नाम से भी जानते हैं। ये 1520 में लिखी गई थी और 1530 के अंदर प्रकाशित हुई थी। ये भी मैकियावेली की मृत्यु के बाद में। तो इसके अंदर उसने गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का क्या किया था? समर्थन। गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का क्या किया था? समर्थन किया था। तो वह राजतंत्र और गणतंत्रीय शासन व्यवस्था दोनों का ही समर्थन कर रहा था। लेकिन वो ये भी कहता है कि जिन देशों के अंदर लोग समझदार हैं, चरित्रवान हैं, गुणवान हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, गुणी हैं, उन लोगों के उन राज्यों के अंदर, उन क्षेत्रों के अंदर तो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था। लेकिन जिन क्षेत्रों के अंदर, जैसे फ्लोरेंस वाला जो क्षेत्र है, इटली वाला जो फ्लोरेंस के आसपास वाला क्षेत्र था, वहाँ पर लोग दुष्ट थे, स्वार्थी थे। तो उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए मैकियावेली ने राजतंत्र का समर्थन किया अपनी बुक द प्रिंस के अंदर। अब मैं थोड़ी सी आगे चर्चा करता हूँ कि मैकियावेली ने राज्य के विस्तार की बात की है। राज्य के विस्तार की, तो मेरे दोस्तों राज्य का विस्तार कैसा होगा, किस प्रकार से होगा? भाई युद्ध होगा, युद्ध में जीतेगा, जमीन को हड़पेगा किसी भी प्रकार से, तभी तो राज्य का विस्तार होगा, तभी तो साम्राज्यवाद आएगा, अपनी जमीन का विस्तार करेगा। तो वो कहता है कि राजतंत्र के बारे में बात करता है वो, कि राजतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, पैतृक और एक कृत्रिम। ठीक है मेरे दोस्तों। पैतृक राजतंत्र जो पैतृक होता है वो तो क्या होता है? वंशानुगत होता है। वंशानुगत में जो राजा बनता है वो एक निश्चित जगह का ही बनता है, तो इसका तो वो ज़्यादा समर्थन करता ही नहीं है। जो एक निश्चित जगह, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो राजा बन रहा है उसका समर्थन नहीं कर रहा है मेरे दोस्तों। वो समर्थन किसका कर रहा है? कृत्रिम का। किसका कर रहा है? कृत्रिम का। तो वह कहता है कि जीते हुए राज्यों के अंदर जो राज्य बनते हैं, जो राज्य हड़प लेते हैं, उसके अंदर राजा भी क्या होना चाहिए? कृत्रिमी होना चाहिए। वहाँ पर राजा स्थापित होना चाहिए चुनाव प्रणाली के द्वारा मेरे दोस्तों। तो जीता हुआ जो कोई क्षेत्र है वहाँ कोई राजा बनता है तो वो क्या हो गया? कृत्रिम राजतंत्र। और जो पैतृक होता है वो वंशानुगत राजतंत्र तो होता ही है मेरे दोस्तों। तो राजतंत्र की वर्दी का मतलब अब क्या है? राजतंत्र की वर्दी, या हम ये कह सकते हैं साम्राज्यवाद की वर्दी।
साम्राज्यवाद की वर्दी। तो मैकियावली के अंदर, मैकियावली के अकॉर्डिंग राजतंत्र की वर्दी या साम्राज्यवाद की वर्दी का मतलब क्या है कि जीते हुए राज्य, जीते हुए राज्य। अब जीते हुए राज्य उसने 5 प्रकार से बोले थे। कितने प्रकार से बोले थे? 5 प्रकार से। वो 5 प्रकार क्या है? तो पहला राज्य मैं लिख रहा हूं, वे राज्य जो किसी प्राचीन राज्य के अंग हो। वे राज्य जो किसी प्राचीन राज्य के अंग हो, यानी कि मैकियावली के अकॉर्डिंग किसी राज्य को जीत लिया, किसी क्षेत्र को जीत लिया, लेकिन वो उस राज्य में अब मिला है, लेकिन वो पहले किसका अंग था? एक प्राचीन राज्य का। तो उसके बारे में बात कर रहा है। वे राज्य जो किसी प्राचीन राज्य के अंग हो, वहां कृत्रिम राजा बनाना चाहिए। तो ये भी कहता है कि यहाँ पर इस प्रकार का जो राज्य जो जीता जाता है युद्ध के द्वारा, तो वहां पर संविधान तो वही रहना चाहिए मेरे दोस्तों। संविधान जो विधि है, जो कानून है, वही रहना चाहिए। लेकिन वहां पर जो राजतंत्र था और जिस परिवार का वहां पर राजतंत्र था, उसको समाप्त कर देना चाहिए। व्यवस्था वह की वही रहनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये एक जीता हुआ राजतंत्र हो गया मेरे दोस्तों। दूसरा वो कहता है कि धर्म पर आधारित जो धर्म से जीता जाता है वह धर्म पर आधारित राज्य हो गया, अर्थात राजतंत्र हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों। 3 नंबर पे बात करते हैं, दान से प्राप्त किया। दान से प्राप्त किया, खूब सारा किसी को धन दे दिया और उसके बाद में वो जीता हुआ दान से प्राप्त किया हुआ राज्य। अपहरण या चालाकी से प्राप्त किया हुआ राज्य। ठीक है। और 5 नंबर पे है पराक्रम। पराक्रम का मतलब युद्ध। पराक्रम या युद्ध से प्राप्त किया हुआ राज्य। तो आप समझ गए होंगे कि मैकियावली के अकॉर्डिंग क्या है कि एक तो होता है वंशानुगत राजतंत्र, एक होता है कृत्रिम राजतंत्र। तो वो कृत्रिम राजतंत्र को 4-5 भागों में बांटता है कि वे राज्य जो किसी प्राचीन राज्य के अंग हो उसको जीत लिया जाए, एक धर्म से कोई राज्य जीत लिया जाए, एक दान से जीत लिया जाए, एक अपहरण या चालाकी से कोई राज्य को जीत लिया जाए, एक पराक्रम से या युद्ध से जीत लिया जाए, और यहाँ पर हम कृत्रिम रूप से कोई राजा बनाए, वो राजतंत्र। ठीक है मेरे दोस्तों। वो ये कहता है कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, वो एक तरह से राजतंत्र नहीं है। अरे राज्य का विस्तार करो, साम दाम दंड भेद नीति से, किसी प्रकार से, प्रेम से, भय से, यानी कि अपहरण से कर लो, दान से, धर्म से, किसी भी प्रकार से राज्य का विस्तार करो। इसीलिए तो फोस्टर ने कहा था कि प्लेटो की जो मान्यता है राज्य संबंधी, वो तो क्या है कि एक रोग का लक्षण है, जबकि मैकियावली की राज्य संबंधी जो धारणा है वो राज्य से संबंधित स्वास्थ्य जैसी धारणा है। ये अभी हमने लिखी थी, आपके समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। तो वह इस तरह से वह एक शक्तिशाली राजतंत्र की बात करता है। मैकियावली शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र की बात करता है। क्यों बात की? क्योंकि जब वो जन्मा था तो इटली की व्यवस्था ठीक नहीं थी। इटली में राजनीतिक जीवन अच्छा नहीं था, राजनीतिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी, समाज की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, लोग स्वार्थी थे, दुष्ट थे। इसलिए उनको सुधारने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए उसने शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र की बात की थी मेरे दोस्तों। ठीक है। और गणतंत्रीय शासन व्यवस्था तो आपको पता ही है कि उसने राजतंत्र का भी समर्थन किया, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था भी समर्थन किया। गणतंत्रीय शासन व्यवस्था जहाँ पर लोग अनुभवी होते हैं,
अच्छे होते हैं, उनका व्यक्तित्व अच्छा होता है, उनका कर्तृत्व अच्छा होता है, सद्गुणी होते हैं, उनमें तो लोकतंत्र गणतंत्रीय व्यवस्था अच्छी रहेंगी, अच्छी वहाँ पर गणतंत्रीय शासन व्यवस्था अच्छी रहेगी। लेकिन जिन देशों के अंदर लोग दुष्ट है, स्वार्थी है, व्यवस्था अलग अलग है, व्यवस्था ठीक तरीके से चल नहीं रही है, वहाँ पर वह राजतंत्र की बात करता है, जैसे इटली जैसे देश के अंदर। ठीक है मेरे दोस्तों। लेकिन वो कहता है कि जो कुलीन तंत्र है, कुलीन तंत्र का कभी वो समर्थन नहीं करता है, कि कुलीन तंत्र को तो वो बिल्कुल बेकार मानता है, बेकार मानता है, इतना बेकार मानता है कि वह राजतंत्र और गणतंत्रीय शासन व्यवस्था से भी क्या है, बुरा है मेरे दोस्तों। तो वो गणकुलीन तंत्र को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करता है मेरे दोस्तों। तो आज की क्लास इतनी मेरे दोस्तों। नमस्कार। जहाँ रहो मस्त रहो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्तों।